अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है फिशिंग यानी माहीगीरी। माहीगीरी एक इब्तदाई माशी सरगर्मी है, यानी कि इंसान अपने ज़माने कदीम से माहीगीरी में इन्वॉल्व है और माहीगीरी से मुराद मछलियाँ पकड़ने का अमल है जो कि समंदरों, दरियाओं और झीलों में किया जाता है। मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक माहीगीरी से मुराद सिर्फ मछलियाँ पकड़ना नहीं है, बल्कि कोई भी आबी जानवर को माशी फ़ायदे के लिए पकड़ना माहीगीरी में शुमार किया जाता है। तो मछलियों के अलावा वेल्स, सील्स, पर्ल्स, क्रेब और प्रॉन्स यानी झींगे और केकड़े वगैरह, ये इस तरह की मुख्तलिफ आबी हयात को माशी फ़ायदे के लिए पकड़ा जाता है जो कि माहीगीरी में शुमार किया जाता है। न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस ऑफ फिश यानी कि मछली की ग़िज़ाई अहमियत। मछली का गोश्त प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच है, यानी कि वाफर मिकदार में उसमें प्रोटीन पाई जाती है जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अहम विटामिन ए और डी इसमें बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रूरी मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं जिसमें आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, कॉपर और मैग्नीशियम वगैरह शामिल हैं। मछलियों की तीन बड़ी इकसाम है: पेलाजिक फ़िश, डेमर्सल फ़िश और एनाड्रोमस फ़िश। पेलाजिक फ़िश से मुराद सतही मछलियाँ हैं, यानी कि वो मछलियाँ जो पानी की सतह के करीब पाई जाती हैं, जिसमें ट्यूना, मैकरेल, रेड फिश और स्प्रेड्स शामिल हैं। डेमर्सल फ़िश वो मछलियाँ हैं कि जो निस्बतन गहराई में पाई जाती हैं और आमतौर पर ये 40 मीटर की गहराई पर पाई जाती हैं और उस मकाम पर पाई जाती हैं कि जहाँ पर सनलाइट बहुत कम पेनिट्रेट करती है। इस लिहाज से ये निस्बतन सर्द माहौल वाली मछलियाँ हैं। इसमें कॉड, हेडक और फ्लैट फिश शामिल हैं। इसके बाद एनाड्रोमस फिश हैं। ये वो मछलियाँ हैं जो आमतौर पर फ्रेश वाटर से माइग्रेट करके ओशन वाटर की तरफ जाती हैं, यानी कि मीठे पानी या ताज़े पानी से समुद्री पानी की तरफ माइग्रेट करती हैं। ये जो है अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर की तरफ आती हैं और उसके बाद ये माइग्रेट करती हैं इसकी तरफ, समुद्री पानी की तरफ, और उसके बाद दोबारा ही अंडे देने के लिए, मैच्योर होकर दोबारा अंडे देने के लिए मीठे पानी का रुख करते हैं। इसमें सावन और ट्राउट शामिल हैं। माहीगीरी की मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिसमें दो बुनियादी इकसाम मैरीन फिशिंग और फ्रेश वाटर फिशिंग, यानी समुद्री माहीगीरी और ताज़े पानी की माहीगीरी या मीठे पानी की माहीगीरी। दुनिया में होने वाली माहीगीरी का 90% मैरीन फिशिंग है, यानी कि समंदरों से 90% माहीगीरी की जाती है, जबकि बाकी दरियाओं, झीलों वगैरह से जो माहीगीरी की जाती है वो 10% है। समुद्री माहीगीरी को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में, जिसमें शैलो वाटर फिशिंग है और डीप सी फिशिंग है। शैलो वाटर फिशिंग यानी कि कम गहरे पानी की माहीगीरी, और डीप सी फिशिंग वो है कि जो गहरे पानी की माहीगीरी है, जिसके लिए आपको गहरे पानी, मिसाइल से दूर गहरे पानी में जाना पड़ता है और वहाँ पर मखसूस किस्म की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जिसमें वेल्स और शार्क्स वगैरह की मछलियाँ हैं। ये मछलियाँ महदूद पैमाने पर पकड़ी जाती हैं। इनकी न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि खुराक के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती है, लेकिन इसके अलावा इसकी इंडस्ट्रियल यूसेज काफ़ी है। फिश फूड यानी मछली की खुराक। मछली की खुराक जो है प्लांक्टन कहलाती है, और प्लांक्टन में समुद्री पानी में या मीठे पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जानदार हैं जिनको मछलियाँ खाती हैं। ये प्लांक्टन फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है इनको: फाइटोप्लांक्टन और जू प्लांक्टन। फाइटोप्लांक्टन से मुराद पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे हैं जो मछलियों की खुराक बनते हैं, और जू प्लांक्टन से मुराद छोटे छोटे जानवर हैं जिन्हें मछलियाँ खाकर जिंदा रहती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फिशिंग इंडस्ट्री यानी माहीगीरी की सनत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं।
ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں دنیا کے کچھ ممالک میں ماہی گیری کی صنعت بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، جبکہ کچھ ممالک میں وہ اتنی زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے. اس کی وجہ کچھ عوامل یا کچھ فیکٹرز ہیں جو اس صنعت پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک فزیکل فیکٹرز یا نیچرل فیکٹرز، وہ فیکٹرز جو قدرتی طور پر کسی جگہ پر پائے جا رہے ہیں اور عام طور پر انسان کو اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. اس میں شیلو کوسٹل سیز ہیں، یعنی کہ ساحل پر پائے جانے والا کم گہرا پانی ہے، یعنی کہ کنٹیننٹل شیلف کا ایریا، کس علاقے میں کنٹیننٹل شیلف کتنا ایکسٹینڈیڈ ہے. وہ شیلو واٹر جتنا زیادہ پایا جائے گا وہاں پر فشنگ انڈسٹری، مچھلیاں وہاں پر اتنی زیادہ پائی جائیں گی اور فشنگ انڈسٹری اتنی زیادہ فلورش کرے گی. انڈینٹڈ کوسٹ لائن، یعنی کہ کوسٹ لائن انڈینٹڈ یا غیر ہموار ہونی چاہیے. اس کے نتیجے میں وہاں پر مچھلیاں زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں اور پلانکٹن وہاں پر زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں. اس وجہ سے مچھلیاں وہاں پر زیادہ پائی جاتی ہیں. اس کے بعد ٹربولنٹ واٹر میں ٹربولنسی ہے، پانی کتنا تلاطم خیز ہے، پانی کتنا موو کر رہا ہے تیزی سے. ٹربولنٹ واٹر کے نتیجے میں اس ایریا میں آکسیجن لیول پانی کا زیادہ ہوتا ہے، یا اس میں لیونگ آرگنزم، اور آکسیجن لیول ہونے کی وجہ سے وہاں پر مختلف قسم کے یہ لیونگ آرگنزم بھی زیادہ پائے جاتے ہیں اور مچھلیاں بھی زیادہ پائی جاتی ہیں. کول کلائمیٹ موسٹ فیوریبل کلائمیٹ ہے مچھلیوں کو فلورش کرنے کے لیے. سرد اور معتدل علاقے میں زیادہ تر مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اور وہی علاقے ٹیمپریٹ ریجن کے سرد معتدل علاقے ہی فشنگ کے لیے سب سے زیادہ موزوں تصور کیے جاتے ہیں. اس کے بعد مکسنگ آف کرنٹ، اوشن کرنٹس، وارم اوشن کرنٹس اور کولڈ اوشن کرنٹس جس جگہ پر مکس ہوتے ہیں، جس جگہ پر آ کر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، وہ ایریا مچھلیوں کے لیے یا یہ فشنگ کے لیے بہت زیادہ موزوں تصور کیا جاتا ہے. یہ وہ فزیکل فیکٹرز ہیں جو ماہی گیری کی صنعت پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اکنامک اور سوشل فیکٹر، معاشی یا سماجی عوامل ہیں جو اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں ماہی گیری کی صنعت کے اوپر. اس میں اسکلڈ لیبر ہے کہ وہ لیبر جو ماہی گیری میں انوالو ہے وہ کتنا اسکلڈ ہے، کتنا ہنرمند ہے. ایڈوانس ٹیکنالوجی کتنی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں یا جو بھی فشنگ انڈسٹری میں بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، وہ لوگ ہیں جو فشنگ میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. کیپٹل اویلیبلٹی یعنی سرمایہ کی دستیابی، کہ ایک شخص اگر فشنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے اس کو سرمایہ چاہیے، تو وہ سرمایہ کتنی آسانی سے دستیاب ہے. گورنمنٹ سپورٹ، گورنمنٹ فشنگ میں انوالو لوگوں کو کس طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے. ان کو اگر ٹیکس پر چھوٹ دے رہی ہے تو اس طریقے سے وہ ان کو اس انڈسٹری کو یا اس ایکٹیویٹی کو سپورٹ کر رہی ہے. اویلیبلٹی آف را مٹیریل، فار ایگزامپل فشنگ کے لیے جو شپس یا ٹرالرز یوز ہو رہے ہیں اس کی فارمیشن کے لیے را مٹیریل یا لوکلی اویلیبل ہے، یا جو انسٹرومنٹ یوز ہو رہے ہیں یا وہ لوکلی پریپیئر ہو رہے ہیں. اگر یہ را مٹیریل موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری فلورش کر سکتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں آپ کو یہ سب کچھ امپورٹ کرنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی. اس کے بعد فاسٹ ٹرانسپورٹیشن، ذرائع نقل و حمل کے کون سے ذرائع آپ کو دستیاب ہیں، کیونکہ جو مچھلی آپ نے پکڑی ہے اس کو آپ جلد از جلد ٹرانسپورٹ کریں گے کنزیومر تک یا مارکیٹ تک. اگر آپ وقت پر اس کو نہیں ٹرانسپورٹ کر پا رہے تو وہ خراب ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو فاسٹ ٹرانسپورٹیشن یا تیز ترین ذرائع نقل و حمل چاہیے. یہ گلوبل فش کیچ دکھائی گئی ہے کہ پچھلے 150 سال میں ماہی گیری نے کتنی تیزی سے ترقی کی. اس کے مطابق پچھلے 50 سال میں 1950 سے لے کر 2000 تک یہ گراف شو کر رہے کہ کس تیزی سے جو فش کیچ ہے اس میں گروتھ ہوئی. اور یہ گراف آپ کو امپورٹنٹ کنٹریز دکھا رہا ہے. لیڈنگ کنٹریز جو فشنگ جن کی فشنگ پروڈکشن سب سے زیادہ، اس میں پہلے نمبر پر چائنا، اس کے بعد
पेरू, फिर यूएसए, फिर चिली, 5वें नंबर पर इंडोनेशिया, 6वें नंबर पर जापान, 7वें नंबर पर इंडिया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो लीडिंग कंट्रीज हैं फिश प्रोडक्शन में। इसके बाद फिशिंग ग्राउंड। फिशिंग ग्राउंड से मुराद वो एरिया के जहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में हर वक्त मौजूद होती हैं, और इसके नतीजे में फिशिंग एक्टिविटी भी वहाँ पर साल के ज़्यादातर अरसे में जारी रहती है। वो एरिया फिशिंग ग्राउंड कहलाता है। इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड में ये 4 फिशिंग ग्राउंड है: नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक रीजन और नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक रीजन। अब ये चारों फिशिंग ग्राउंड टेम्परेट जोन में आते हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। कूल क्लाइमेट या सर्द आबोहवा, सर्द या मुतदिल आबोहवा मछलियों की परवरिश के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। इसीलिए ये टेम्परेट जोन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिशिंग एक्टिविटी और फिशिंग इंडस्ट्री के लिहाज से। फिशिंग ग्राउंड और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड तस्वर किया जाता है, और ये एल्यूशन आइलैंड से लेकर सेंट्रल पैसिफिक में फिलीपाइंस तक फैला हुआ है ये रीजन। यहाँ पर मैप में इसी रीजन को शो किया गया है, जो कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन को शो किया गया है, और इसमें ऊपर बेरिंग सी से लेकर नीचे सी ऑफ जापान और येलो सी और ईस्ट चाइना सी से लेकर फिलिपाइन तक का जो एरिया है ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक फिशिंग ग्राउंड का हिस्सा है। और इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो इसके साथ मौजूद हैं वो रशिया है, चाइना है, जापान, कोरिया और फिलिपाइंस अहम ममालिक हैं इस एरिया में फिशिंग करने वाले। इसके बाद फिशिंग ग्राउंड इन नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक। नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक का रीजन जो है एक दूसरा बड़ा फिशिंग ग्राउंड है, दूसरा इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है, जिसमें जो अलास्का से लेकर कैलिफोर्निया तक का इलाका है, और ये 11,000 किलोमीटर पर फैला हुई कोस्ट लाइन है इसकी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फिश है वो सामन बड़ी मिकदार में यहाँ से पकड़ी जाती है। ये फिशिंग ग्राउंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक का शो किया गया है, जो कि अलास्का से स्टार्ट होता है और गल्फ ऑफ अलास्का से लेकर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है। और इसके साथ बॉर्डर एरिया में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज वो कनाडा और यूएसए और मेक्सिको हैं। फिशिंग ग्राउंड इन नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन, ये एक और अटलांटिक का इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है, और इसको रिचेस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड तस्वर किया जाता है कि यहाँ पर बड़ी मिकदार में मछलियाँ पाई जाती हैं, और इसमें अहम मछली जो यहाँ पर पकड़ी जाती है इस रीजन में पाई जाती है वो कोड है, और कोड की फिशरीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी भी जो साहिली पट्टी है वो 8,000 किलोमीटर तवील है, और इस एरिया में फिशिंग करने वाले जो अहम ममालिक है उसमें ब्रिटेन यानी बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जापान और रशिया शामिल है। ये मैप में फिशिंग ग्राउंड नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक का शो किया गया है, जो कि ग्रीनलैंड, कनाडा और यूएसए का साहिली इलाका है। ग्रैंड बैंक इसी फिशिंग ग्राउंड का हिस्सा है, जो कि न्यू फाउंड लैंड और उसके इर्द गिर्द के इलाके में पाया जाता है, और इसको वर्ल्ड रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड तस्वर किया जाता है। और यहाँ पर अहम पाई जाने वाली अहम मछलियाँ कोड, स्वर्ड फिश, हेडक, कैपलिन वगैरह हैं जो यहाँ पर बड़ी मिकदार में पाई जाती हैं और पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा शेल फिश, सी बर्ड और सी मैमल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, उनका शिकार भी किया जाता है। यहाँ पर ग्रैंड बैंक को शो किया गया है, जो कि कनाडा के इलाके लैब्राडोर और न्यू फाउंड लैंड के साथ का इलाका है। यहाँ पर दो जो ओशन करंट्स हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं या एक दूसरे से टकरा रहे हैं। लैब्राडोर करंट जो कि कोल्ड करंट है, और गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म करंट है। यहाँ पर ये दोनों करंट एक दूसरे से टकराते हैं, और इसलिए ये इलाका मोस्ट फेवरेबल है फिशिंग के लिए।
नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन फिशिंग ग्राउंड, ये भी अटलांटिक का एक अहम फिशिंग ग्राउंड है, जो कि अटलांटिक की नॉर्थ ईस्ट साइड पर पाए जाते हैं, और इसमें इसके इर्द गिर्द पाए जाने वाले जो अहम ममालिक इसमें नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। इस इलाके में एक और इसका जो सब रीजन है वो डोगर बैंक फिशिंग ग्राउंड है, जो कि रिच फिशिंग ग्राउंड तस्वर किया जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन का फिशिंग ग्राउंड मैप के ऊपर शो किया गया है, जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, यूके, आयरलैंड और स्पेन वगैरह के ममालिक इसमें शामिल हैं, जो कि इस फिशिंग ग्राउंड में फिशिंग कर रहे हैं। शुक्रिया स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।